आज हमने अपने प्रोग्राम में उस खिलाड़ी को अपना मेहमान बनाया है जो क्रिकेट की आलमी दरसगाह में प्रोफेसर के नाम से पहचाना जाता है। 392 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने 3 जनवरी 2022 को बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट के मैदानों को खैरबाद कह दिया। 18 साल तक दुनिया के हर हिस्से में मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे और टीम की कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया और अब वो खुद को लीग क्रिकेट तक महदूद कर चुके हैं। ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात में गर्मी सर्दी का दर्जा हरारत बरकरार रहा। मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कौमी टीम में उनकी जगह पर नए आने वाले क्रिकेटर्स के लिए परफॉर्म करना आसान नहीं होगा। फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है। इससे पहले कि हम मोहम्मद हफीज़ से गुफ्तगू का आगाज़ करें, उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैचों में 37.64 की औसत से 3652 रन बनाने वाले ऑलराउंडर का बेहतरीन स्कोर 224 रन रहा। 10 सेंचुरियां बनाई, 12 सेंचुरियां उनके क्रेडिट पर हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो वो 55 टेस्ट मैचों में 53 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। मोहम्मद हफीज़ ने 218 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान के लिए 32.9 की औसत से 6614 रन स्कोर किए। नॉट आउट 140 उनका बेहतरीन स्कोर, 11 सेंचुरियां और 38 निफ सेंचुरियां उनके रिकॉर्ड पर रहीं। बॉलिंग में वो 139 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। 119 टी20 बैनुल-अक़वामी मैचों में मोहम्मद हफीज़ ने 122.03 के स्ट्राइक रेट से 2514 रन बनाए। 99 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर और 61 खिलाड़ियों को टी20 क्रिकेट में उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। तो जनाब, अब किसी तवक्कुफ़ के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट वनडे टी20 कप्तान मोहम्मद हफीज़ साहब। खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद हफीज़ साहब आपको। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से तो आपने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन ये बायोसिक्योर बबल और आपका ताल्लुक अभी है कायम? जी, आई थिंक ये कुछ देर मजीद मुझे लगता है साथ रहेगा, क्योंकि कोविड के अंदर जो क्रिकेट को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोटोकॉल सेट हो रहे हैं उसमें बबल बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, विच आई बिलीव कि इसको थोड़ा सा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। इन फ्यूचर आई एम श्योर के नॉर्मल लाइफ के साथ जो है वो क्रिकेट कंटिन्यू की जाएगी वेरी वेरी सून इंशाल्लाह ताला। बट सो फार वी आर इन अ बबल, PSL के बबल में हम लोग मौजूद हैं। तो मोहम्मद हफीज़ साहब, ये बताइएगा कि जो कुछ पिछले पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ, बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियाँ हुई और उसके बाद लीग का पहला मरहला मुकम्मल हुआ नहीं, उसको फिर अबू धाबी ले जाकर कंप्लीट किया गया। इस बार बहुत ज़्यादा SOPs पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाए हैं। 13 खिलाड़ियों का टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि जनाब लोकल प्लेयर के साथ भी टूर्नामेंट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक टीम में अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं कोई मसला नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ एक होटल को पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से जो है वो PSL के लिए मुख्तस किया है। किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप उस बायोसिक्योर बबल का पार्ट हैं, हो जाएगा टूर्नामेंट? पहले तो पता नहीं किन लोगों ने खिलाफ वर्जियां की, उसकी रिपोर्ट तो आज तक सामने आई नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके करने के अंदर सिर्फ प्लेयर्स को ब्लेम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कि तमाम PSL पाकिस्तान में करवाने का फैसला है और इसके अंदर तमाम वो जो खौफ थे या जिस तरह की भी कोई सोच थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई है ताकि वन गो के अंदर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। बेस्ट अरेंजमेंट की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी सतह पर कर लिया, उसको आप सराह भी रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट लाहौर कलंदर के बेस्ट अरेंजमेंट गेम के हवाले से, टीम को मुंतखब करने के हवाले से? पहले तो ये जानना चाहूँगा पिछले लेग में क्या हुआ था आपके साथ कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और कराची में आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, फिर अबू धाबी में जाकर आपका सफीना डूब गया? जी, पिछले साल आई थिंक हम लोगों का वो जो डिस्कनेक्शन हुआ PSL के अंदर, उसने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज किया। आई बिलीव कि हमारी टीम बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही थी जब हम पाकिस्तान में खेल रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे मैचेस रुके उस मोमेंटम को हम जो है टूटा और दोबारा से हम उसको रीगेन नहीं कर सके। अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो मुल्तान सुल्तान यहाँ पे इस लेग के अंदर जो पाकिस्तान में हो रहा था उसमें बहुत ही उनकी जो डिस्प्ले था क्रिकेट का वो अच्छा नहीं था, वो डिफीटेड रहे मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर। लेकिन जब वो वहाँ गए तो मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस T20 के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर फ्रेंचाइज के लिए मोमेंटम का गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। मोहम्मद हफीज़ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है जो आके पहले सीधे नहीं खेलते, जब मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है शॉट खेल देते हैं।
तो बहरहाल हमने तो किसी तमीद के बगैर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन बहरहाल आपके लिए हमारे और भी सवालात मौजूद हैं। आप बिल्कुल तैयार हैं, वो हमें बताने की और देखने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई 3 सीज़न पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले। 2016 में खेले गए PSL के पहले एडिशन में मोहम्मद हफीज़ डायमंड कैटेगरी में मुंतखब हुए। 2018 में मोहम्मद हफीज़ को PCB ने डायमंड से प्लाटीनम कैटेगरी में तरक्की दी, मगर ये सीज़न पेशावर ज़ल्मी की जानिब से उनका आखिरी इवेंट था, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के लिए मोहम्मद हफीज़ ने 33 मैच खेलकर 671 रन और 7 विकेटें हासिल की। 2019 में मोहम्मद हफीज़ लाहौर कलंदर के लिए खेले और लाहौर कलंदर ने उस सीज़न में मोहम्मद हफीज़ को कप्तान के ओहदे पर भी बराजमान किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती रही कि वो कराची किंग्स के खिलाफ मुकाबले में इंजर्ड हो गए और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मगर इसके बाद अगले दोनों सीज़न मोहम्मद हफीज़ ने लाहौर कलंदर की जानिब से परफॉर्म किया, लेकिन बतौर ऑलराउंडर वो टीम के साथ रहे। इस दौरान लाहौर कलंदर ने फाइनल में भी जगह बनाई। मोहम्मद हफीज़ ने लाहौर कलंदर की जानिब से 25 मुकाबलों में 602 रन स्कोर किए। सिर्फ 3 सीज़न खेलते हुए लाहौर कलंदर की जानिब से वो तीसरे कामयाब बैट्समैन हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के मजमूई कारकर्दगी की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ ने 58 T20 मैचों में 1273 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 8 निफ्ट सेंचुरियां शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मरतबा मोहम्मद हफीज़ को PSL की ड्राफ्टिंग की कैटेगरी में तनज़्ज़ुली की और उन्हें प्लैटिनम से डायमंड कैटेगरी में मुंतकिल किया। ये बड़ा सवाल है। हमारे प्रोग्राम में कामरान अकमल साहब भी आए थे और वो तो नाराज़ तक हो गए थे और उन्होंने जो है नाराज़गी के बाद जो है वो कहा कि जी मैं नहीं खेलूँगा नीचे की कैटेगरी में, और उन्होंने कहा क्या था वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर आपसे सवाल करूँगा। परफॉर्मेंस दी है तो एक कैटेगरी में हम लोग 4 साल कंटिन्यू खेल रहे हैं, नहीं तो परफॉर्मेंस 2 साल ना होती तो ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी नीचे आ जानी थी। एकदम से आप क्या नाम है गोल्ड में ले आएंगे तो वो थोड़ा सोचने वाली, एज ए क्रिकेटर एज ए सीनियर प्लेयर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन PCB है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से यही है कि हम लोग अपना 100% दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं, जिस टीम से भी खेलें और अपनी फिटनेस और फॉर्म दिखाएं। एज एक सिर्फ नंबर्स बनाए हुए, उस पर मेरे ख्याल से आजकल ज़्यादा डिबेट चल रही है, जिसकी वजह से प्लेयरों को इग्नोर किया जा रहा है। अगर इतना टैलेंट होता, यंगस्टर होते या भाई, क्या वर्ल्ड कप में हफीज़ और मलिक जा सकते थे? यहीं से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं अगर इतना टैलेंट होता तो वर्ल्ड कप T20 पिछले साल में हफीज़ और मलिक को बुलाया जाता। मेरा ख्याल है पहले इसी का जवाब दे दें। देखें, इस सारे मामले के बहुत से सवालात हैं। नहीं, वो तो मैं करूंगा सवाल की राय आप पहले ये कामरान अकमल ने जो बात की है कि अगर इतना टैलेंट है पाकिस्तान में तो फिर हफीज़ कामरान की जो राय है, कामरान की राय का मैं एहतराम करता हूँ और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकत में जो क्रिकेटिंग टैलेंट का शौक है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस टैलेंट को प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको अभी तक समझ नहीं पा रहे। हम लोग उस टैलेंट के वो जो छोटा सा नाम जिसको टैलेंट समझा हुआ है कि इसको बैटिंग करनी आती है, इसको बॉलिंग करनी आती है, हम सिर्फ उसको लेके बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर बार बार बात किए जाती है। हम प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे अपने ख्याल में जो कामरान की जो राय है, मैं अगर अपनी सोच में सोचूं तो मैं या मलिक अगर हम टीम में आए थे तो हम किसी और वजह से नहीं आए थे, और वो सिर्फ एक वजह थी, वो थी परफॉर्मेंस। कि हम लोग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो सब कुछ कर रहे थे या कर सकते थे, इसलिए टीम में आए थे। तो अगर मुझसे बेहतर कोई प्रोडक्ट आएगी तो वो आके खेल लेगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन कामरान अकमल तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो प्लैटिनम कैटेगरी जो पाकिस्तान सुपर लीग की वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, बल्कि टॉप कैटेगरी है, उसमें 3 साल इसीलिए रहे कि आप परफॉर्मर थे। तो आप क्या परफॉर्मेंस नीचे आ गई है कि प्लैटिनम से आप जो है वो डायमंड में आ गए? नहीं, देखिए, अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ हुआ। मैं विजन के उस लेवल पे मैं पहुंच नहीं सकता जहां पे पहुंच के ये फैसला किया गया। तो मेरे से आप उस तरह का जवाब तो कम से कम आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं उस लेवल पे पहुंच के जवाब दूंगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं या एक केस को बताने की कोशिश करूं, तो 2 पैरेलल ऑप्शंस हैं। एक, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के लिए विद प्राइड एंड डिग्निटी एंड मेंटेनिंग योर परफॉर्मेंस, नंबर 1। उसके साथ पैरेलल ऑप्शन है इंटरनेशनल लीग। आप कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटरनेशनल लीग के क्रिकेट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लीग जो है उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक अपना माइंडसेट है, जिसके मुताबिक वो प्लेयर की वैल्यू को असेस करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को असेस करते हैं, जिसके बेस के ऊपर वो उसको कैटेगरी के अंदर पिक करते हैं।
ये जो वाइल्ड कार्ड है, एक सिल्वर का प्लेयर अगर वो डायमंड में पिक हो जाता है या एक गोल्ड का प्लेयर अगर प्लैटिनियम में पिक हो जाता है, दिस इज ऑल्सो द सेम माइंडसेट ऑफ अ फ्रेंचाइज। हमें ये समझने की जरूरत है। और अगर कोई परफॉर्मर ऑलरेडी आपके अपने मुल्क का, हम दूसरी दुनिया के मुल्कों में जाता हूँ या दूसरे भी प्लेयर्स जाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को, अपने घर के प्लेयर को हमेशा बड़ी वैल्यू दी जाती है। अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पे जो भी माइंडसेट आया उसने अपनी प्रोडक्ट को नीचा करने की कोशिश की। और अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हमारे दिमागों में एक वो गोरा लाइकिंग कल्चर जो है वो दिमाग में बैठा हुआ है कि उनके लिए सब कुछ है। तो मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि दो पैरेलल ऑप्शंस को एक तरीके से डील नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके जहन में या किसी के भी विजन के अंदर ये सोच है कि अगर कोई ये कुछ प्लेयर या 5 प्लेयर या 20 प्लेयर या कोई ऐसे प्लेयर उनको लगता है कि वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते या उनकी समझ के मुताबिक उनको वो नहीं लेना चाहते, ऐसा डिफरेंट स्टोरी। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर जो परफॉर्मेंसेस और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको फ्रेंचाइज को डिसाइड करने दें। अब मोहम्मद हफीज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेले या ना खेले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है वो खबरों में रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सियासत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स करते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए मैंने 19 साल क्रिकेट खेली और उसमें हर तरह मुख्तलिफ प्लेयर्स आए, प्लेयर्स गए, कुछ लोगों ने बहुत लंबे कैरियर बनाए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए। कई लोग अपनी सर्विसेज थोड़ी कर सके, वो कंटिन्यू नहीं कर सके, ड्रॉप होते गए। मैंने आज तक पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिंग नहीं देखी। पाकिस्तान के किसी प्लेयर को मैंने ऐसा किसी भी तरह से सियासत या इस तरह का मामला करते हुए मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। विद द सेम टाइम अनफॉर्चुनेट ये है और अभी तक ये वैसे ही चल रहा है, हमारी जो मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आती है वो सबसे पहले जो इंतखाब होता है पाकिस्तान के चेयरमैन का, उसके करने का तरीका जो है वो अपॉइंटमेंट है, वो सिलेक्शन है। हम किसी भी तरीके से जो है ये हमें इसको करने की जरूरत है कि हम इसको क्लियरली जो है वो एक अलहदा करें, एक इलेक्ट्रोल जो सिस्टम है उसके थ्रू हमारा जो चेयरमैन है, आप ये कह रहे हैं ताकि जो हमारी जो सियासत इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जी ऑब्वियसली जो हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमारे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के ऊपर, हमें वो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पहले भी ऐसे होता गया कि अपनी पसंद का बंदा चेयरमैन लग गया, उसको क्रिकेट का पता है या नहीं पता, वो इस फील्ड से जानने वाले हैं या नहीं है, उनको जो है यहाँ पे जो है वो पोस्ट दे दी गई और वो बैठे हुए हैं। टाइम गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन हो रहे हैं आईसीसी मीटिंग्स के अंदर जाके। कैरियर के अंदर कुछ 7 जो हैं 7-8 चेयरमैन आए। तमाम लोगों ने में से सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम किया वो जन्नत वकील ज़िया साहब के दौर में, जो आज तक चल रहा है। अभी भी 2020 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आई और बांसों के साथ नेट लगे हुए हैं, नेट हिल रहे हैं, बांस हिल रहे हैं, नेट हिल रहे हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो सकी पिछले 20 साल के अंदर। जो मैंने अपनी क्रिकेट में देखा, हमारे साथ हमारे जितने इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई। हम लोगों ने अपनी खेल को लेके उन तमाम चीज़ों को जो रोल प्ले करना चाहिए था एज ए मैनेजमेंट, अनफॉर्चुनेटली हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। पर्सनल प्रोजेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, हवा में ऐसे तीर चलाए गए हैं सिर्फ ये कहने के लिए ताकि जो माइलेज मिल जाए, वक्ती तौर पर टिक मिल जाए। जैसे पिछले दौर के अंदर नजम शेट्टी साहब ने, वो हमारे चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जनाब ये बयान दिया कि इंडिया के साथ 10 या 12 में MOU साइन करके आ गया हूँ, इसलिए मैंने बिग 3 जो है मैंने साइन करके आया। उस बिग 3 को साइन करके बिग 3 को तो फायदा मिल गया, पाकिस्तान इंडिया की कोई सीरीज हुई? कोई सीरीज नहीं हुई, बल्कि उल्टा आपको पल्लियों पैसे दे के तांजड़ा जान छुटानी पड़ी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल प्रोजेक्शन वाले बयानात और वो बयानात जिनके साथ सिर्फ आपको वक्ती तौर पर बड़ा बूम मिल जाए, वो तो बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन आपने क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया वो याद रहेगा। अगर आप वो नहीं कर सके अपने रोल के अंदर, तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो 2-2, 4-4, 5-5 साल आप अगर गुजार के चले जाएं और आप कुछ ना कर सकें या कोई ऐसा काम ना कर सकें जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, तो उसके ऊपर आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के, और जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, वोट डाले जा रहे थे, तो आप अपनी अहलिया नाज़िया हफ़ीज़ के साथ जो है वो
इमरान खान साहब की तस्वीर वाली शर्ट पहनकर वोट डालने के लिए गए थे, आपने ट्विटर पर वो तस्वीर भी लगाई थी। लेकिन हमने देखा कि आपके करियर में बड़े हिचकोले आए, बड़े अप्स एंड डाउन आए, लेकिन एहसान मानी साहब के दौर में आपको बड़ा टफ टाइम देखने को मिला, वसीम खान साहब के साथ जो आपके मामलात रहे, और फिर आपने करियर में शाहिद आफरीदी साहब कहते हैं आप खेल सकते थे, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास गए भी, आप अपनी अर्ज़ी लेकर गए कि भाई खुदा के वास्ते डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल कर दिया जाए। लोगों ने अलग बात की कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गए, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौर में जो है वो क्रिकेट ऊपर गई है या नीचे? देखिए, मैं इमरान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। मैंने कभी भी अपनी ज़ात का फ़ायदा उठाने के लिए कभी पाकिस्तान के नाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मेरे उनके साथ मोहब्बत या मेरी उनकी सपोर्ट ठीक है मोहम्मद हफीज साहब? नहीं, मेरा इतराज़ है उन पे और मैं समझता हूँ कि वो वैलिड है और अभी भी वैलिड है कि आपका पास जो आपने फैसला लिया, जो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास जो भी आपके राइट हैंड थे, जो भी आपके हेल्पिंग हैंड थे, आपने उनको तो कट कर दिया, उनको तो अलहदा कर दिया, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट रेडी नहीं है। अभी तक पिछले 4 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट या स्पोर्ट्स को लेके अभी तक कोई ऐसे अल्टरनेट जो है वो रेडी नहीं किए गए जिसके ऊपर हम लोग खड़े हो सकें। हम लोग हवा में खड़े हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो फैसला किया गया उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। वो तमाम लोग जो आपके हेल्पिंग हैंड थे, उन लोगों को मजीद रिफॉर्म करके बेहतर काम लिया जा सकता था। अगर आपके पास ऑल्टरनेट रेडी होता तो आप उस ऑल्टरनेट को पहले तैयार कर लेते, उसके बाद अपने हेल्पिंग हैंड्स को अलहदा करते। नया घर आपका बना नहीं, पुराना घर आपने तोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि ये फैसला अभी भी रिकंसिडर करने के काबिल है। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। कंपेटिटिव क्रिकेट करवाने के लिए जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के लिए 6 टीम्स बने। आप कंपेटिटिव क्रिकेट 10 टीम की भी करा सकते हैं। उसमें कोई भी अगर डिपार्टमेंट अच्छा रोल प्ले कर रहा है तो आप उनको अपने साथ लेके चलें। वो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, आपकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं प्लेयर्स की, उसको पूरा करने में वो अहम रोल प्ले कर रहे थे। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर वो ये दोनों काम आपकी सोच के मुताबिक कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, तो उनको साथ लेके चलने में कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन इसके फैसले के ऊपर मुझे लगता है कि मेरी आज भी रिजर्वेशन है। मैं एज ए एक्स क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बेहतर फैसला नहीं था। इसके मजीद इसको दोबारा से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और वो तमाम हेल्पिंग हैंड जो आपके साथ थे, आपके साथी थे इस सफ़र में, उनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। मोहम्मद हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर वक्त देने के लिए, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए, आपकी टीम लाहौर कलंदर के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज़ के लिए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में बेहतरीन खेल पेश करें। जीतेगी एक टीम, लेकिन जो भी टीम जीते पाकिस्तान सुपर लीग की, जो भी फ्रेंचाइज जीते, जीत पाकिस्तान की क्रिकेट की होगी। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।